नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में 19 सितंबर 2020 को जो सवाल एडवोकेट ए एम आरिफ और श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा पूछे गए थे, तो इन सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिए गए हैं, तो उसके बारे में जो है वो जानकारी लेने वाले हैं। साथ में यह जो सवाल और जवाब लोकसभा से हुए हैं, तो इसके ऊपर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया बनती है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले थे। जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, लोकसभा में 19 सितंबर 2020 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो सवाल जवाब हुआ है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनकी प्रतिक्रिया यह जो सवाल जवाब हुआ है तो उसके ऊपर क्या हुए। तो जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का सत्र जो है वो शुरू हो गया है। लोकसभा के इस सत्र में 19 सितंबर 2020 को आंतरिक प्रश्न संख्या 1342 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों को केरला हाईकोर्ट के फैसले को लागू किए जाने और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में जो सवाल माननीय एडवोकेट ए एम आरिफ और श्री एन के प्रेमचंद्रन जी द्वारा पूछे गए थे, तो इन सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो ये दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे तो उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इन सवालों के ऊपर जो है वो क्या जवाब दिया गया है तो इसे भी हम जान लेंगे। और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या हुई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या माननीय श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ईपीएफ पेंशन की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले की सरकार को जानकारी है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है। यदि हाँ तो उक्त मामले के तीव्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन संबंधी विकल्प संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय में स्थगन प्राप्त कर लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालय में लागू करने के निर्देश जारी किए हैं, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण है, और यदि नहीं तो केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करने के क्या कारण है। और क्या ईपीएफओ केरल उच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य है, और यदि हाँ तो इसे लागू करने में विलंब के क्या कारण है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो इन सभी सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति मामले पर क्रमशः यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विशिष्ट अवकाश याचिका यानी एसएलपी सिविल संख्या 16721-16722 ऑफ 2019 और समीक्षा याचिका सिविल संख्या 1430-1431 ऑफ 2019 प्रस्तुत कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 जुलाई 2019 के आदेश के मध्य से खुले न्यायालय में उल्लिखित एसएलपी और समीक्षा याचिका की सूची बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त रीट याचिका के संख्या 233 ऑफ 2018 एम कोचिम्बकम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के दिनांक 6 फरवरी 2020 के आदेश के तहत माननीय न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रीट याचिकाओं को एसएलपी और समीक्षा याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश है। उसके बाद यहाँ पर माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिया गया है तो वो है, यह मामला विचाराधीन है, जैसा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हुई है। तो यह दोस्तों, यह जो जवाब है वो माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा यह जो सवाल लोकसभा में पूछे गए थे तो इनके ऊपर दिया है। और अभी हम जान लेते हैं कि इन सवालों और जवाबों के ऊपर जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उनकी जो है वो क्या प्रतिक्रिया रही है।
तो जी हाँ दोस्तों, माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि आपके द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2020 को संसद में पूछे गए जो सवाल है, मुझे यह लगता है कि यह वह प्रश्न है जिसके उत्तर हर जागरूक ईपीएस 95 सदस्यों को पता है। और आपको भी पता है कि एसएलपी सिविल डायरी नंबर 11023/2019 और रिव्यू पिटीशन नंबर 1430-1431 ऑफ 2019 की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को होने वाली है। तो ऐसे प्रश्न पूछने से हमारा कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में कृपया निम्नलिखित प्रश्न उठाने की कृपा करें। वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा तहसील स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन करने के बाद और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना में दिनांक 24 दिसंबर 2018 से जारी क्रमिक अनशन के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है। उसके बाद सरकार कोशियार समिति की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं कर रही है। यदि इसके लिए फंड की आवश्यकता है तो सरकार अपना अंशदान क्यों नहीं बढ़ा रही है, अथवा कर्मचारियों का वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है। श्रम मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि पेंशन फंड में फंड स्थिर नहीं है, जबकि पेंशन फंड में 4.37 लाख करोड़ रुपए की राशि है। तो क्या इस राशि का उपयोग पेंशन धारकों के मरने के बाद किया जाएगा और किस काम के लिए किया जाएगा, इसका उत्तर माननीय श्रम मंत्री जी दे। आज 33 लाख पेंशन धारकों को रुपए 1500 रुपए से कम मासिक पेंशन मिलती है। क्या इसमें पति और पत्नी का जीवन यापन संभव है। श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा कि पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन केरल हाईकोर्ट का निर्णय के बाद ईपीएफओ ने बिना वजह पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और इसमें 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए लीगल एक्सपेंडिचर के खर्च कर दिए। क्या यह उचित है। आखिर क्यों सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना में क्यों समावेश नहीं किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो सवाल है वो पूछे जाने चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है वो माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा यहाँ पर यह जो सवाल लोकसभा में उठाए गए थे, तो उनके सवाल जवाब के बाद जो है वो अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो सवाल है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मौजूदा स्थिति है तो उसे जो है वो बयान करते हैं और इसमें साफ साफ दिखता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो स्थिति है तो वो क्या है और इस स्थिति को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर जो है हमें दर्शाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में ये जो सवाल जवाब किए गए थे, साथ में यहाँ पर माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा ये जो उनकी प्रतिक्रिया दी गई है, तो उसके बारे में जो अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। हम सभी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसके ऊपर सरकार द्वारा जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और पेंशन बढ़ोतरी जो है वो किए जाए। और इसके ऊपर जो भी अंतिम फैसला रहेगा तो वो सरकार द्वारा ही लिया जाएगा और इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।